हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू दीपक शर्मा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, क्या करने वाले हैं? रिसीवेबल मैनेजमेंट, राइट। हम लोगों का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चल रहा था एंड वी हैड कंप्लीटेड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक पार्ट एंड हम लोग सेकंड पार्ट में आ रहे हैं, राइट। वो है रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो सर, रिसीवेबल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप लोगों को देना चाहता हूँ, इसका बैकग्राउंड बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, चैप्टर समझने में मजा आएगा, ठीक है, करने में, क्वेश्चंस करने में समझ आएगा, थिंकिंग डेवलप कर पाएंगे कि हाँ इस पर्टिकुलर चैप्टर में इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, कंसेप्ट को लेकर कैसे सोचना है, वो थिंकिंग हमारे को डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आइए इसका बैकग्राउंड देखते हैं। हड़बड़ी भी नहीं करनी है, आराम से समझेंगे, बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर होगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। आप अच्छे से कंसेप्ट समझ पाओगे तो ही इसको अप्लाई कर पाओगे एंड प्रैक्टिकल सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्कोप ऑफ लर्निंग, राइट, कि इस पर्टिकुलर जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, स्कोप ऑफ लर्निंग। एंड वी हैव, एक ही चीज हमें पढ़नी है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, एक ही चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जिसको कहते हैं ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, राइट। हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये आइडेंटिफाई करना है कि ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी क्या है। पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या है, राइट। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे स्कोप ऑफ लर्निंग यानी कि हम लोगों को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी क्या होता है, राइट। और इसके अंदर में हम लोग दो अप्रोचेस पढ़ेंगे, ठीक है। पहला अप्रोच होता है टोटल अप्रोच, ठीक है, एंड सेकेंडली हमारा अप्रोच होता है कैश कॉस्ट अप्रोच, राइट। सो वी हैव टू अप्रोच हियर, एक टोटल अप्रोच और एक कैश कॉस्ट अप्रोच, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे रिसीवेबल मैनेजमेंट। ये जो हमारा चैप्टर है रिसीवेबल मैनेजमेंट, आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूँ रिसीवेबल मैनेजमेंट का सिंपल मतलब होता है मैनेजिंग योर रिसीवेबल्स। व्हाट इज इट? मैनेजिंग योर रिसीवेबल्स। सर ठीक है, इतना सिंपल है। तो पहले ये बता दो रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है। रिसीवेबल्स का मतलब होता है यहाँ पे ट्रेड डेटर्स, राइट। क्या होता है ना, एक व्यापारी जो बिजनेस कर रहा होता है उसे कई बार सामान उधार में देना पड़ता है, उधार में सामान बेचना पड़ता है, क्रेडिट में सामान बेचना पड़ता है, राइट। एंड जिसको हम लोग सामान क्रेडिट में बेचते हैं वो फ्यूचर पीरियड में आके हमको पैसा देगा, राइट। वो हमारे लिए क्या बन जाता है, डेटर। एंड डेटर का मैनेजमेंट करना पड़ेगा यहाँ। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे कि अपने डेटर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, राइट। ऑप्टिमम डेटर का पीरियड कितना होना चाहिए, ऑप्टिमम क्रेडिट पीरियड कितना होना चाहिए, वो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में सीखेंगे। बट मुझे आप पहले एक चीज बता दो, क्या डेटर होना जरूरी है? क्या हमारे बिजनेस में डेटर होगा, क्या ये जरूरी है? क्या बॉन्ड बॉन्ड है कि नहीं, हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमें उधार में सामान बेचना पड़ेगा, क्या जरूरी है? नहीं सर, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो डेटर होगा ही होगा, यानी कि मतलब क्रेडिट में सामान बेचोगे ही बेचोगे, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपके सेल में बढ़ोतरी हो, सेल में ग्रोथ हो, आपका प्रॉफिट में ग्रोथ हो, आप मार्केट में अपना इस्टेब्लिशमेंट कर पाओ, मार्केट में अपना पेनिट्रेट कर पाओ, अपना अपना हक जमा पाओ मार्केट में, तो आप चाहोगे तो सेल करना चाहोगे किस पे, क्रेडिट में। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका सेल में ग्रोथ हो, प्रॉफिट में ग्रोथ हो, तो आप क्रेडिट में सेल करोगे, राइट। क्योंकि देखो यार, क्या होता है, कई बार हमारे जो डेटर होते हैं, हमारे जो कस्टमर होते हैं, वो कैश में सामान नहीं खरीद पाते हैं। क्यों नहीं खरीद पाते हैं? बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ कैश, ठीक है, पैसे नहीं होते उनके पास में इन हैंड, तो वो लोग सामान नहीं खरीद पाएंगे, वापस चले जाएंगे, कहीं और जाके खरीद लेंगे, कहीं और जाके खरीद लेंगे, मतलब किसी और दुकान से खरीद लेंगे, किसी और के बिजनेस से खरीद लेंगे। तो उनके दुकान का सेल हो गया, उनका प्रॉफिट में ग्रोथ हो गया, हमारा क्या, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हो पाया ये? क्योंकि हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया, हम लोगों ने उधार में सामान बेचने का रिस्क नहीं लिया, राइट। इसके कारण में हमारा सेल का लॉस हो गया, सेल का लॉस हुआ तो हमारे प्रॉफिट का लॉस हुआ। सामने वाले पार्टी का गट्स था, सामने वाली पार्टी की हिम्मत थी, उसने सामान को उधार में बेचा और उसने रिस्क भी लिया एंड उसने वहां पे प्रॉफिट भी कमा लिया जहां पे हम लोगों ने नहीं कमा पाया, राइट। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, क्यों हुआ? देखो यार, क्या होता है ना, कुछ बिजनेसमैन बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं। वो लोग अपना क्रेडिट पीरियड नहीं ही रखना चाहते हैं, मतलब वो सोचते हैं कि नहीं यार, मैं सामान उधार में बेचूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे डर लगता है किसी को सामान बेचा और वो पैसा लेके भाग गया, पैसा लाकर दिया ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मेरा बिजनेस तो तबाह हो जाएगा, राइट। दिस काइंड ऑफ थिंग, ये कंजर्वेटिव हो गया। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं ना, अच्छे से सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं यार, लॉन्ग रन में देखो, लॉन्ग रन विजन में देखो यार, मैं बिजनेस कैश में करता हूँ, ठीक है, कैश में कोई आता है, सामान खरीदता है, चला जाता है। लेकिन मुझे मार्केट में ग्रोथ चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं लेकिन उनका क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छा है, वो लोग लगते हैं कि हाँ, पैसा पेमेंट कर देंगे, आने वाले दिनों में पैसा पेमेंट कर देंगे, अगर मुझे लगता है तो मैं उन्हें सामान उधार में बेचना शुरुआत कर दूंगा। अगर मैं सामान उनको उधार में देने लगूंगा तो सोचो मार्केट में मेरा कितना नाम होगा, हर जगह मेरे ही प्रोडक्ट होंगे, राइट।
तो इसका वजह से मेरा कंपनी डेवलप करेगा। तो इन सारे चीज़ों को, ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ये पॉइंट पे आती है, ये डिसीजन पे आती है कि हाँ, हमें सामान उधार में बेचना है, ठीक है, क्योंकि हम अपने सेल में ग्रोथ चाहते हैं, अपने प्रॉफिट में ग्रोथ चाहते हैं, राइट। तो हमें क्या करना पड़ता है, उधार में सामान बेचना पड़ता है। अब देखो, उधार में सामान बेचोगे तो किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर को तो नहीं बेचोगे ना, ढेर सारे कस्टमर को उधार में सामान बेचोगे। अब जब ढेर सारे कस्टमर को उधार में सामान बेचोगे तो इतने सारे डेटर होंगे आपके, राइट। एट द एंड ऑफ द डे आप देखोगे कि आपके पास इतने सारे उधारदार है जिसको आपने सामान उधार में बेचा है। अब सबको मैनेज करना है, सबसे कलेक्शन करवाना है, पेमेंट मंगवाना है, टाइम पे कोई हो सकता है कोई पेमेंट ना करे, उससे पैसे कैसे निकलवाना है, राइट। तो कुछ पेमेंट निकलवाने के लिए कुछ खर्च भी करना पड़ता है, जिससे कलेक्शन कॉस्ट करते हैं, राइट। तो आप सोचो, डेटर में आपका पैसा फंसा हुआ है, राइट। तो जो पैसा फंसा हुआ है, जो फंड फंसा हुआ है डेटर के अंदर में, उसकी भी कॉस्ट होती है, राइट। तो कितना पीरियड हम लोग रखें अपने डेटर का जिससे हमारी कॉस्ट कम आएगी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दिस वॉज द बेसिक ब्रॉड आइडिया, दिस वॉज द बेसिक बैकग्राउंड बिहाइंड दिस चैप्टर रिसीवेबल मैनेजमेंट, जो मैंने आप लोगों को दे दिया। आई होप ये सफिशिएंट है इस चैप्टर को, प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने के लिए। प्रैक्टिकल करते दौरान मैं आप लोगों को ये दोनों अप्रोच समझाऊंगा कि ये टोटल अप्रोच क्या है और ये कैश कॉस्ट अप्रोच क्या है, ठीक है। और याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव हम लोग चैप्टर में क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, यानी कि ऑप्टिमम क्रेडिट पीरियड। पॉलिसी में यहाँ अच्छे से लिख दूँ, पीरियड, ऑप्टिमम क्रेडिट पीरियड हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा कि मतलब कितने दिनों के लिए हम लोग उधार दें, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 90 दिन, कितने दिनों के लिए हम लोग सामान उधार पे बेचें, राइट। तो दैट इज द ऑप्टिमम क्रेडिट पीरियड हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और ये चैप्टर हम लोगों को सिखाएगा कि अपने रिसीवेबल्स यानी कि डेटर को मैनेज कैसे करते हैं। विद दिस मुझे लगता है कि हम लोग क्वेश्चन में स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूट के मैट का एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। मैं यहाँ पे सीएमए इंस्टीट्यूट के मैट का एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 10, जो रिसीवेबल मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन है, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन का, इस कंसेप्ट का मेन बेसिस क्या है, इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आओ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन मुझे कहता है, क्लाउड रीडिंग कर दूं मैं आप लोगों के लिए, इलस्ट्रेशन नंबर 10। आपके पास अगर बुक हो तो ठीक है, वरना मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। देखो, एक कंपनी है जिमनी प्रोडक्ट्स लिमिटेड, विच इज कंसिडरिंग द रिविजन ऑफ इट्स क्रेडिट पॉलिसी विद अ व्यू टू इंक्रीजिंग इट्स सेल्स एंड प्रॉफिट। ये अपना क्रेडिट जो पॉलिसी है, मतलब एक कंपनी है जो उधार में सामान बेचती है, राइट, उधार में सामान बेचती है। और करंटली वो 1 महीने के लिए उधार पे देती है सामान, मतलब अपने डेटर को 1 महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउ करती है, मतलब 1 महीने के लिए उधार पे सामान बेचती है। अब क्या हुआ ना, वो अपने क्रेडिट पीरियड को रिवाइज करना चाहती है, चेंज करना चाहती है, 1 से 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, इस हिसाब से वो चेंज करना चाहते हैं, राइट। क्यों चेंज करना चाहते हैं? क्योंकि उनके सेल में ग्रोथ होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जितना ज़्यादा, एक चीज़ याद रखना, जितना ज़्यादा क्रेडिट पीरियड होगा ना आपका, जितना क्रेडिट पीरियड जितना बड़ा होगा, आपका सेल उतना ही बड़ा होगा। क्यों बोलो? क्योंकि डेटर्स का पेइंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। क्या होता है ना, देखो, अगर अगर आप बोलते हो कि मेरा सेल जो है, मतलब मैं अपने डेटर को 1 महीने उधार पे देता हूँ, ठीक है, मतलब 1 महीने उधार पे सामान बेच देता हूँ, 1 महीने के बाद आप आके मुझे पैसे देना। अगर आप करते हो ना, देखना आपका जितना सेल हो रहा होगा, अगर दूसरी तरफ अगर आप दुगना कर दो ना, क्रेडिट पीरियड को दुगना कर दो, 1 महीने नहीं, मैं 2 महीने के लिए अब दे रहा हूँ, मैं उधार 2 महीने के लिए अब देना स्टार्ट कर दे रहा हूँ, तो देखना मेरे सेल में भी ग्रोथ आएगा, ठीक है। प्रोपोर्शनेटली नहीं, लेकिन पहले से ज़्यादा ग्रोथ आएगा, ओके। ये इसलिए होता है क्योंकि डेटर्स को ज़्यादा टाइम मिल जाता है, वो ऐसा सोचने लगते हैं कि हाँ यार, मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, ये सामान को मैं अफोर्ड कर सकता, 2 महीने में मैं पैसा जुगाड़ करके सामने वाली पार्टी को पेमेंट कर दूंगा, तो अब मुझे ये सामान खरीद लेना चाहिए। तो दिस इज द मेंटालिटी, दिस इज द थिंकिंग जो हमारे कस्टमर के माइंड में आती है, राइट। इसी के लिए क्या होता है ना, जब हमारा क्रेडिट पीरियड बढ़ता है, ठीक है, वो जो क्रेडिट पीरियड बढ़ता है तो हमारा सेल में भी ग्रोथ होता है। क्या हुआ, करेंटली ऑल इट सेल्स आर ऑन क्रेडिट एंड द कस्टमर्स आर गिवन 1 मंथ टाइम टू सेटल देयर ड्यूज। 1 महीने का उन लोग को क्रेडिट पीरियड अलाउ हो रहा है करेंटली। नाउ इट हैज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ 40% ऑन सेल, सेल पे 40% कंट्रीब्यूशन कमाते हैं, एंड इट कैन रेज एडिशनल फंड एट ए कॉस्ट ऑफ 20% पर एनम। मतलब जो फंड उनका एंगेज होता है ना, जो डेटर में उनका पैसा फंसता है, क्योंकि देखो, डेटर को फाइनेंस करने के लिए कॉस्ट लगता है, क्योंकि डेटर को आप सेल किए ना, सेल में से प्रॉफिट हटा दो, क्या है उसके अंदर में, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दैट इज नथिंग बट टोटल कॉस्ट, राइट। वो कॉस्ट को फंड कर कौन किया, कॉस्ट को फाइनेंस करने के लिए कंपनी को कहीं से पैसे लाने पड़े, उस पैसे की कीमत क्या पता है, 20% पर एनम, मतलब उस कॉस्ट पे 20% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है कंपनी को। इसका मतलब ये होता है। एंड नाउ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज गिवन द फॉलोइंग ऑप्शंस विद ड्राफ्ट एस्टिमेट्स फॉर द कंसिडरेशन। ठीक है, हमारे को बहुत सारी क्रेडिट की पोजीशन दी गई है,
और सेल की पोजीशन दी गई है, क्रेडिट पीरियड दिया गया है, बैड डेट भी कुछ होते हैं, बैड डेट की भी परसेंटेज दी गई है। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। राइट, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सोल्यूशन। मैं यहाँ लिखता हूँ करंट पोजीशन, ठीक है, देन ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये हमारे पास है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स। ओके, अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ हम लोग बड़े अच्छे से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता, कोई हड़बड़ी नहीं करनी अपने को, ठीक है, आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। देखो सेल्स पहले मैं कर दूं, सेल्स रुपीज में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। करेंटली मैं कितने का सेल करता हूँ पता है? लैक्स में, ये सारे, ठीक है, ये लैक्स में है। तो मैं बोला ठीक है, आप 200 लाख का करेंटली सेल करते हो एंड आप प्रपोज करते हो कि ऑप्शन नंबर 1 में 210 लाख का आपका सेल होगा, ऑप्शन नंबर 2 में 220 लाख का सेल होगा एंड ऑप्शन नंबर 3 में 250 लाख का सेल होगा आपका। राइट, एंड मुझे पता है इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। क्वेश्चन में कहता है कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑन सेल्स, तो मैं इसका कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल लूंगा। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 40% ऑन सेल, तो 40% इंटू 200 इज इक्वल टू 80। राइट, 40% इंटू 210 इज इक्वल टू 84। राइट, 220 इंटू 40% करने से आपका आ गया 88 एंड 250 इंटू 40% करने से आपका आ गया 100। राइट, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन 80 इन करंट पोजीशन। ऑप्शन नंबर 1 में मेरा कंट्रीब्यूशन आ रहा है 84 लाख का, ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है 88 लाख का एंड ऑप्शन नंबर 3 में मेरा कंट्रीब्यूशन आ रहा है 100 लाख का। राइट, अब इसके बाद मुझे कुछ एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, एक काम करते हैं, आपने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लिख ही दिया ना, मैं यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी लिख देता हूँ। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिख देता हूँ। कितना होगा बताओ? बीच का डिफरेंस ही होगा ना, क्यों मैं अपने जो इनकम स्टेटमेंट का अधूरा छोड़ूं। यहाँ पे मैंने सेल लिखा, यहाँ मेरा कंट्रीब्यूशन है, तो बीच का डिफरेंस क्या होगा? मेरा वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है कितना बताओ? इनका बीच का डिफरेंस 120। राइट, और यहाँ पे मैं जरा कैलकुलेट कर लूँ, 210 माइनस 84 दैट गिव्स मी 126, सॉरी 126, 220 minus 88 gives me 132 and 250 minus 100 is 150। तो ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ गया। राइट, 120, 126, 132 एंड 150 रिस्पेक्टिवली फॉर दिस पोजीशंस। अब देखो यार, मेरा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, इसके अलावा मुझे क्या क्या कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है। देखो, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन, क्रेडिट को मैनेज करने के लिए, ठीक है, एडमिनिस्टर करने के लिए मुझे कुछ कॉस्ट लगे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कितना है? यहाँ पे 1.2 लाख है, यहाँ पे 1.3 लाख है, ऑप्शन नंबर 2 में 1.5 लाख है एंड ऑप्शन नंबर 3 में 3 लाख है। राइट, सो दिस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, जो हम लोग डेटर को मैनेज कर रहे हैं, तो डेटर को मैनेज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट लगाना पड़ रहा है। कितना लगाना पड़ रहा है? करेंट पोजीशन में 1.2 लाख। राइट, यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर 1 में 1.3 लाख, ऑप्शन नंबर 2 में 1.5 लाख एंड ऑप्शन नंबर 3 में 3 लाख रुपीज का मेरा टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लग रहा है। अब देखो बैड डेट भी आ रहा है मेरा, मैं भी यहाँ से लेस कर देता हूँ बैड डेट। ठीक है, बैड डेट हमेशा याद रखना परसेंटेज ऑफ सेल्स होता है, जो सेल की वैल्यू होगी ना उस पर ये परसेंटेज अप्लाई करना। बैड डेट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और जो करंट पोजीशन है वहाँ पे 2% बैड डेट होता है। ठीक है, 2% बैड डेट होता है, ये 2% हमेशा आप सेल वैल्यू पे अप्लाई करना है। इसका लॉजिक ये है, क्योंकि देखो यार, आपने क्या बोला कि मेरा 200 लाख का सेल हो गया। राइट, 200 लाख का मेरा सेल हो गया, आपने ये बोला। अब आप बोलते हो कि मेरा 2% पैसा डूब गया, तो 2% पैसा किसका डूबा? 2% पैसा किसका डूबा? यहाँ पे 2% पैसा डूबा। ठीक है, मतलब इसमें से 2% पैसा आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कभी भी नहीं बोलते कि हमारे कॉस्ट, ये जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, अगर यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट होता है तो फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट के ऊपर कभी भी आप ये परसेंटेज अप्लाई मत कर देना। ये परसेंटेज हमेशा हम लोग सेल वैल्यू पे अप्लाई करते हैं। रीजन बिंग, क्योंकि हम लोग जब सेल करते हैं तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया हमारा सेल हो गया। राइट, सेल हो गया यानी कि सेल की वैल्यू हमारे पास आएगी, इतने का वैल्यू आज नहीं तो 1 महीने के बाद, आज नहीं तो 1 महीने के बाद 200 लाख रुपए आएगा। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि
मेरा 2% बैड डेट हो गया, तो 2% बैड डेट कितने वैल्यू पे दिखाते हो? हमेशा 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 सेल वैल्यू पे दिखाते हो। आपको अगर ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट आप स्टार्ट करो, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट आप याद करो, जो आपका डेटर होता है तो डेटर कौन से वैल्यू पे दिखाते हो? डेटर क्या कॉस्ट पे दिखाते हो? कभी नहीं, डेटर तो सेल वैल्यू पे दिखाते हो, राइट? क्योंकि सेल से भी माइनस करना है, कॉस्ट से भी माइनस करना है। दैट इज द लॉजिक। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो परसेंटेज है बैड डेट का परसेंटेज हमेशा सेल वैल्यू पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि बैड जो डेटर है हमारा वो कॉस्ट पे वैल्यू नहीं करते यहाँ पे, ठीक है? हम लोग वैल्यू किस पे करते हैं? सेलिंग प्राइस पे वैल्यू करते हैं। इसलिए हम लोग सेलिंग प्राइस यानी कि सेलिंग वैल्यू पे ये परसेंटेज को अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे मेरा कितना आगे पता है? 4। ओके, यहाँ पे मेरा जो बैड डेट का परसेंटेज है वो 2.5% है, राइट? इंटू 210 कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा 3% है एंड यहाँ पे मेरा 5% है, राइट? ये 3% ऑफ 220 में कर दूँ यहाँ पे, ये 5% ऑफ 250 में यहाँ पे निकाल देता हूँ। देखो 210 इंटू 2.5%, it gives me 5.25 lakhs. 220 into 3% gives me 6.6 lakhs and 250 into 5% it gives me 12.5 लाख। तो इतने का मेरा बैड डेट होने वाला है, राइट? करेंटली मेरा 4 लाख का बैड डेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में मेरा 5.25 लाख का बैड डेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में मेरा 6.6 लाख का बैड डेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में मेरा 12.5 लाख का बैड डेट हो जाएगा, राइट? और कुछ कॉस्ट इनकर करना है क्या? हाँ सर, सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट यहाँ पे मेरे को इनकर करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट बोल रहा, ठीक है? आप यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट बोल लो, या फिर आप इसको बोल लो मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब आपने जो भी पैसे को इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टमेंट पे आपको मिनिमम कितना परसेंट चाहिए? क्वेश्चन बोलता है 20% चाहिए। मतलब डेटर को फाइनेंस करने के लिए जितना भी पैसा लगा उस पैसे पे आपको 20% तो चाहिए, ठीक है? वो 20% या हो सकता है कि आप बाहर से रेस करके लाए थे, जो फंड डेटर में फंसा है आपका, जो फंड डेटर में फंसा है आपका, जो पैसा डेटर में फंसा है, हो सकता है वो आपका खुद का पैसा नहीं है, बाहर से पैसा आप लेके आए, लोन पे पैसे लेके आए, तो उनको तो 20% देना पड़ेगा। तो आप क्या चाहोगे कि डेटर से कम 20% तो कमा लो ताकि बाहर वाले को पेमेंट कर सको इंटरेस्ट, ठीक है? या फिर बाहर वालों का नहीं भी है तो ये खुद का पैसा है, तो आप क्या चाहोगे कि एज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरे को 20% तो मिले, क्योंकि अगर मैं ये पैसे डेटर में नहीं लगा के बाहर लगाता तो 20% कमाता, तो कम से कम आप डेटर में लगा रहा हो तो 20% तो मेरे को मिलना चाहिए ना एज ए मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न। तो वो इसका मतलब होता है, राइट? अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका बहुत ही खतरनाक तरीका है, ठीक है? लोग वहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आप कंफ्यूज मत होना, बहुत ही लॉजिकल सा तरीका मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, बस बने रहिए। देखिए तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली बात आप यहाँ पे एक चीज लिख लो, क्रेडिट पीरियड, राइट? क्रेडिट पीरियड कितना है? यहाँ पे करेंटली मैं 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1 में मैं चाहता हूँ कि मैं अपने डेटर्स को 1.5 मंथ 1.5 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड अलाउ करूँ। ऑप्शन नंबर 2 में मैं चाहता हूँ अपने डेटर्स को मैं 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड अलाउ करूं एंड ऑप्शन नंबर 3 में मैं चाहता हूं अपने डेटर्स को मैं 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड अलाउ करूं। इसका मतलब होता है यहाँ पे डेटर मुझे 1 महीने के बाद आके पैसा देगा, यहाँ पे 1.5 महीने के बाद आके पैसा देगा। ऑप्शन नंबर 2 में मुझे 2 महीने के बाद आके पैसा देगा एंड ऑप्शन नंबर 3 में मुझे 3 महीने के बाद आकर पैसा देगा। तो मतलब यहाँ पे 1 महीने के लिए मेरा पैसा फंस गया डेटर में, यहाँ पे 1.5 महीने के लिए फंस गया, यहाँ पे 2 महीने के लिए फंस गया, यहाँ पे 3 महीने के लिए फंस गया, पैसा है ना डेटर में। तो देखो यहाँ पे इस चीज को डील कैसे करते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नोट नंबर 1, ठीक है? ये वर्किंग नोट नंबर 1 में लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ, बिल्कुल जैसे लिख रहा हूँ आराम से वैसे ही देखो, उसके बाद समझो देन लिखना, ठीक है? आराम से देखो, ऑब्जर्व करो मुझे, ठीक है? कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? सबसे पहली बात तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आपका अमाउंट इन्वेस्टेड है कितना। मैं लिखता हूँ करेंटली ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, राइट? ये मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया। अब देखो मुझे यहाँ पे क्रेडिट पीरियड कितना था बताओ? यहाँ पे 1 मंथ था, राइट? ये सारे मंथ्स में मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मंथ्स में मैं लिख दिया क्रेडिट पीरियड यहाँ पे 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड मुझे अलाउ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 1.5 महीने का, यहाँ पे 2 महीने का, यहाँ 3 महीने का। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को मैंने क्या पढ़ा दिया? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ा दिया। अगर मैंने बोला था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले मैंने बोला था कि भैया आप रिसीवेबल मैनेजमेंट पढ़ लो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट जो
वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में लगते हैं, आप रिसीवेबल मैनेजमेंट में सीखते हो। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए ये था कि पहले रिसीवेबल मैनेजमेंट पढ़ना, तो वर्किंग कैपिटल पढ़ लोगे तो ईजी लगेगा। अब वर्किंग कैपिटल आप लोगों ने पढ़ लिया ना, तो आप पक्का ये वाला चीज़ को समझ गए होगे कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ठीक है। अगर नहीं भी समझे हो तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप वर्किंग कैपिटल में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो, थोड़ा रिसीवेबल मैनेजमेंट का जो ब्रशअप करके कर लो थोड़ा सा कंसेप्ट, ठीक है। मेरे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से थोड़ा ब्रशअप कर लो कंसेप्ट को, देन इस चीज़ को समझो, क्लियर हो जाएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जिन लोगों को सब कुछ याद है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात, खुशखबरी है, आपको ये बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। देखो क्या है, क्रेडिट पीरियड है यहाँ पे 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। मेरे को पता हो एक चीज़ कि 1 महीने का डेटर को मेंटेन करने के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, राइट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में मैं यही करता था। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में मैं क्या करता था कि मुझे जब करंट एसेट के अंदर में मुझे डेटर को दिखाना पड़ता था और डेटर की वैल्यू निकालनी पड़ती थी। से फॉर एग्जाम्पल डेटर में मेरा 1 महीने में 1 महीने के लिए पैसा फंसता है, डेटर में मेरा 1 महीने के लिए पैसा फंसता है, तो 1 महीने की वैल्यू निकालनी पड़ती थी डेटर की। तो वो कैसे निकलता था बताओ। मैंने बोला अगर मैं पूरे साल भर में 200 लाख का सेल करता हूँ पूरे साल भर में, ठीक है, तो 1 महीने में कितना सेल करूँगा, राइट, हो गया 200 लाख पूरे साल भर में सेल करता हूँ, डिवाइडेड बाय 12 कर देने से 1 महीने का सेल आ गया, इंटू 1 कर देने से 1 महीने का सेल आ गया। तो 1 महीने का सेल वैल्यू ही मेरा क्रेडिटर में फंसा हुआ है, राइट। इस कंसेप्ट को सीख लो। इसके बाद में मैं आपको एक अप्रोच बताने वाला था, याद है, टोटल अप्रोच एंड कैश कॉस्ट अप्रोच। उस चीज़ का डिस्क्लोजर मैं यहाँ पे दूंगा आप लोगों को कि मैंने यहाँ पे कौन सा अप्रोच लगा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने बोला कि 200 लाख रुपए का मैं सेल करता था पूरे साल भर में, राइट। उसको मैंने 12 से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई कर देने से 1 महीने का सेल आ गया, और वो कितना आ गया 200 बाई 12, ये आ गया 16.67 लाख का 1 महीने का डेटर होता है मेरा। यहाँ पे मैं कितने का सेल कर रहा था, 210 का सेल कर रहा था। यहाँ पे मैं 220 का सेल कर रहा था। यहाँ पे मैं 250 का सेल कर रहा था पूरे साल भर में, राइट। अगर इसको मैं 12 से डिवाइड कर दूँ तो 1 महीने का सेल आ जाएगा, इसको मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1.5 महीने का सेल आ जाएगा। 210 डिवाइड बाई 12 इंटू 1.5, 26.25 गाइस, 26.25। यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ इसे 12 इंटू 2 से, यहाँ पर 12 इंटू 3 से। आई होप आपको समझ आ रहा होगा 12 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 1 महीने का सेल चाहिए, एंड 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरा क्रेडिट पीरियड 2 महीने के लिए है। तो 220 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 कर देने से मेरा आता है 36.67, एंड यहाँ पे 250 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 कर देने से मेरा आता है 62.5, राइट। ये मेरा आ गया भैया 62.5। अब मुझे एक बात बताना आप कि ये 16.67 यहाँ पे मेरा फंसा हुआ रहता है। गाइस आप एक चीज को बहुत ध्यान से समझना, ये जो 16.67 लाख है, करेंटली मेरा 16.67 लाख रुपीस 1 महीने के लिए डेटर में फंसा हुआ रहता है। मुझे इस पे क्या लगाना, ये तो मेरा क्रेडिट पीरियड था, ठीक है, और ये मेरा आ गया फंड इन्वेस्टेड इन डेटर्स। मतलब इसका मतलब होता है 16.6 लाख। अगर मैं करेंटली पीरियड की बात करूं, करेंटली क्या होता है, देखो सीन क्या है, 16.67 लाख रुपीस का मैं सेल करता हूं डेटर को क्रेडिट पे, वो 1 महीने के लिए उधार पे लेके जाता है, वापस से आता है, मुझे 16.67 लाख रुपीस पेमेंट करता है, और फिर से 1 महीने के लिए उधार पे सामान लेके चले जाता है। फिर वो आता है 16.67 लाख रुपीस का पेमेंट करता है, एंड फिर 1 महीने के लिए उधार पे सामान लेके चले जाता है। इस तरह वो आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। मुझे एक बात बताना, पूरे साल भर कितना रुपया मेरे डेटर में आउटस्टैंडिंग था, मतलब मेरे डेटर में पूरे साल भर कितना पैसा फंसा हुआ था बताना, 16.67 लाख रुपीज ही होगा, राइट। 16.67 लाख रुपीज ही मेरे पूरे डेटर में साल भर फंसा हुआ रहा, ठीक है। आप बोलोगे कि साल भर कैसे फंसा रहा भैया, यहाँ पे तो 1 महीने के लिए फंसा रहा, नहीं जी नहीं, 1 महीने के लिए नहीं, वो साल भर के लिए फंसा रहा। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, 16.67 लाख रुपीज का मैं सेल किया उधार पे 1 महीने के लिए, 1 महीने के बाद वो आया, पैसा पेमेंट किया, 16.67 लाख रुपीज पेमेंट किया, फिर 1 महीने के लिए सामान लेके चले गया, फिर वो अगले महीने आया, 16.67 लाख रुपीज पेमेंट किया, फिर वो 1 महीने के उधार पे सामान लेके चले गया। इस तरह से ग्रेजुअली वो आता है, पेमेंट करता है, फिर उधार पे सामान लेके चले जाता है। तो बताओ, एक ही अमाउंट है जो पेमेंट हो रहा है, फिर उधार पे हो जा रहा है, पेमेंट हो रहा है, उधार पे हो जा रहा है। तो साल भर कौन सा ऐसा अमाउंट है जो पूरे आउटस्टैंडिंग था, 16.67 लाख रुपीज ही एक ऐसा अमाउंट है जो मेरे डेटर में पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग था। तो मुझे जो इंटरेस्ट लगाना है, इंटरेस्ट कॉस्ट है एट द रेट 20% पर एनम है, वो किस पे लगाना मालूम, इस पे लगाना, क्योंकि यही पैसा मेरा साल भर फंसा हुआ है। ध्यान से समझ लेना भाई, बहुत सारे दोस्त आपकी ये गलती करते होंगे, आप मत करना, क्योंकि ये चीज को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते लोग कि ये 16.67 लाख रुपीस पूरे साल भर फंसा होगा। लोग बोलते हैं कि ये 1 महीने के लिए फंसा, जी नहीं, 1 महीने के लिए नहीं, ये पूरे साल भर के लिए फंसा है।
कैसे फंसा है अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा। समझ आ गया तो अपने दोस्तों को जरूर बताना, ये वीडियो उनको जरूर दिखाना कि हाँ ये जो पैसा है ये साल भर के लिए फंसा है, इसलिए जो इंटरेस्ट का रेट है ये मैं इस पे मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट निकालूंगा। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 16.67 लाख को 20% से, इट गिव्स मी 3.33 लाख इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ 20%, 26.25 इंटू 20%, 5.25। आपको समझ आ रहा होगा कि इस केस में ऑप्शन नंबर 1 में 26.25 लाख रुपीज जो है पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग रहता होगा, राइट। डेटर आता होगा, सामान खरीद के जाता होगा, फिर 1.5 महीने के बाद आएगा 26.25 लाख रुपीज देगा, फिर 1.5 महीने के लिए सामान उधार पे लेके चले जाएगा। तो ऑल अराउंड साल भर में एवरेजली मेरा 26.25 लाख रुपीज जो है आउटस्टैंडिंग रहता होगा, इसलिए मैं ये रेट इस पर अप्लाई कर रहा हूँ और मेरे को इतना इंटरेस्ट आ रहा है। इस पर अगर मैं अप्लाई करता हूँ 36.67 into 20%, it gives me 7.33, right? And 62.5 पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 20%, it gives me 12.5. So this is the amount of interest cost और this is the amount of minimum required return on investment। माफ करना, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो को मैं लंबा करना नहीं चाहता। आप समझ गए होंगे मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और इसको इंटरेस्ट का कॉस्ट समझ लो, ये इतना है, राइट। तो इस कॉस्ट को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कितना है 3.33, यहाँ पे आ गया आपका 5.25, यहाँ पे आ गया आपका 7.33 एंड यहाँ पे आ गया 12.5, राइट। तो इतने का मेरा क्या हो गया, इतने का मेरा क्या हो गया बताओ, ये मेरा इंटरेस्ट का कॉस्ट आ गया। अब मेरा क्या माइनस करूंगा, सोचो, मेरा सेल था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद मेरा कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन से मैं कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन माइनस कर दूंगा, मैं बैड डेट माइनस कर दूंगा, मैं इंटरेस्ट कॉस्ट या फिर मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी माइनस कर दूंगा। मेरा जो आएगा ये अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा, राइट। अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा और कंट्रीब्यूशन आफ्टर ऑल दिस एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और ये कितना आ रहा है भैया, देखो जहां पे मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स सबसे ज्यादा होगा वो क्रेडिट पॉलिसी को मैं रैंक 1 दूंगा एंड उसी क्रेडिट पॉलिसी को मैं आगे लेकर चलूंगा, उसी क्रेडिट पॉलिसी को मैं अडॉप्ट कर लूंगा, राइट। तो देखो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, मेरा कंट्रीब्यूशन था यहाँ पे 80 लाख, राइट। 80 से मैं माइनस कर देता हूँ 1.2, 1 सेकेंड, 80 से मैंने माइनस कर दिया 1.2, इसके बाद मैंने माइनस किया 4, इसके बाद मैंने माइनस किया 3.33, इट गिव्स मी 71.47, राइट। इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ 84 लाख रुपीज वाज द कॉन्ट्रीब्यूशन आई हैड, माइनस 1.3 माइनस 5.25 माइनस 5.25, okay, it gives me 72.2 as EBT। 88 lakh rupees was the contribution, minus 1.5 minus 6.6 minus 7.33, that is 72.57, okay। Here we have 100 rupees as contribution, minus 3 कर दूं मैं, 12.5 यहाँ से माइनस कर दिया और यहाँ पे 12.5 माइनस कर दिया, ये आ गया मेरा 72। अब मुझे बताना EBT सबसे ज्यादा कहाँ है, 17.47 है, यहाँ मैं रैंक दे देता हूँ, बेस्ट होगा। 71.47, 72.2, 72.57, 72, हाँ ये मेरा रैंक 1, राइट, ये मेरा रैंक 2, ये मेरा रैंक 3 और मेरा ये रैंक 4। तो सबसे बेस्ट क्रेडिट पॉलिसी कौन सा है, 1। तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, जहां पे मुझे 2 महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउ करना चाहिए। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि हमें ये आइडेंटिफाई करना था कि ऑप्टिमम क्रेडिट पीरियड कितना होगा, मुझे कितने महीने के लिए अपने डेटर को उधार पे सामान बेचना चाहिए। तो आंसर इज 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए अगर मैं सामान बेचता हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे होगा, राइट। 2 महीने के लिए अगर उधार में सामान बेचता हूँ तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे रैंक 1 आ रहा है, राइट। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। अब फ्रेंड्स मेरे तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस कर रहे हो तो आप मेरी ये जो कंसेप्चुअल मैंने बातें आपको सिखाई इस बात को लेके भिड़ गए, क्योंकि कई बार लोग भिड़ जाते हैं। क्यों, देखो, क्योंकि हमारे सामने 2 अप्रोच होते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्ट होते वक्त जब मैं आप लोगों को बैकग्राउंड समझा रहा था तो आप लोगों को मैंने बताया था कि 2 अप्रोच होंगे हमारे पास, राइट। एक होगा टोटल अप्रोच और एक होगा कैश कॉस्ट अप्रोच, राइट। कैश कॉस्ट अप्रोच होगा और एक होगा हमारे पास टोटल अप्रोच। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से आप समझना एक बात, यहाँ पे टोटल अप्रोच क्या होता है और एक कैश कॉस्ट अप्रोच क्या होता है। देखो टोटल अप्रोच जब होता है ना तो मैं एक आपको रेशियो का एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो आप कैसे फाइंड आउट करते थे, मुझे बताओ। डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे फाइंड आउट करते थे, क्रेडिट सेल फॉर द पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, राइट। दिस वाज द फॉर्मूला यू यूज्ड टू यूज, तुम यही फॉर्मूला यूज करते थे
क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर, राइट। तो क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर यूज करके तुम क्या फाइंड आउट करते थे, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, मतलब क्रेडिट सेल तुम यहाँ पे यूज कर रहे हो। मुझे एक बात बताओ, जब क्रेडिट सेल बोलते हो तो क्रेडिट सेल के अंदर में दो चीज आती है, यानी सबसे पहली बात यहाँ पे तुम्हारा कॉस्ट भी आता है और प्लस तुम्हारा प्रॉफिट भी आता है, राइट। कॉस्ट भी आता है, प्रॉफिट भी आता है, तभी तुम इसको सेलिंग प्राइस बोलते हो। सेलिंग प्राइस के अंदर में दो कंस्टिट्यूएंट होते हैं। आप अगर ट्रेडिंग अकाउंट को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करो तो दो चीजें आपके पास होंगी। पहली चीज क्या होगी सर, सेल। सेल से अगर आप पूरा ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो तो क्या बचता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ अपना सेल के अंदर में क्रेडिट सेल हो या कैश सेल हो, क्या फर्क पड़ता है, सेल के अंदर में तो दो आइटम होंगे, एक कॉस्ट होगा और एक प्रॉफिट होगा, राइट। तो जब टोटल अप्रोच हम लोग पढ़ते हैं ना, टोटल अप्रोच के अंदर हम लोग का अप्रोच ये होता है कि हम लोग ऐसा समझते हैं कि हमारे डेटर के अंदर में जो पैसा फंसा है ना, वो सेल का पैसा फंसा है। मतलब एक्चुअली जितना सेल वैल्यू है ना, उतना ही हमारे डेटर के अंदर में पैसा फंसा है। पैसा फंसा होने का मतलब होता है, पैसे फंसा होने का मतलब होता है कि डेटर को फाइनेंस करने के लिए इतना पैसा मुझे चाहिए, ठीक है। ये पूरे साल भर अगर मैं पूरा क्रेडिट में सेल करता हूँ तो इतना पैसा मुझे चाहिए, 200 लाख रुपया, ठीक है। 200 लाख रुपीज़ अगर मेरे को चाहिए, कब, जब मैं पूरे साल भर क्रेडिट में सामान बेचूं। लेकिन अगर मैं एक महीने के लिए सामान में बेचूं तो मुझे 16.67 लाख रुपीज़ चाहिए, 16.67 लाख रुपीज़ चाहिए। ये मैंने परसेंटेज किस पे अप्लाई किया, देखो 200 लाख पे अप्लाई किया, राइट। 200 लाख यहाँ पे क्या था, ये तो सेल वैल्यू थी ना, सेल वैल्यू थी। यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, टोटल अप्रोच के अंदर में सेल वैल्यू पे ही हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल वैल्यू पे ही हम लोग सोचते हैं कि हमारा जो डेटर में पैसा फंसा है, जो हम लोगों को फंड रिक्वायरमेंट है, जो हम लोगों को चाहिए कि हाँ अगर मेरे को इतना डेटर मेंटेन करना है तो मेरे पास इतने पैसे हो, हम लोग सेल वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। मतलब हम लोग इसमें ये नहीं सोचते हैं कि हमारा कॉस्ट कितना है, हमारा प्रॉफिट कितना है। सिंपल सी मतलब यार, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, सिंपल सी बात आप जानो, खाटी भाषा में, मतलब कि कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको। एक्चुअली अगर आप देखो कि डेटर में आपका क्या पैसा फंसा है, डेटर में आपका कॉस्ट लगता है, ठीक है। डेटर को अगर आप फाइनेंस करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि क्रेडिट में आप सामान बेचो, सिंपल सी बात, अगर आप चाहते हो क्रेडिट में सामान बेचो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, राइट। या फिर आपको सेलिंग प्राइस इनकर करना पड़ेगा, बताओ आपको सेल वैल्यू या फिर सेलिंग प्राइस इनकर करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, या फिर कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस के अंदर में तो प्रॉफिट भी होता है ना, तो प्रॉफिट आप थोड़ी खर्च कर रहे हो, सेलिंग प्राइस के अंदर में प्रॉफिट भी होता है, आप प्रॉफिट तो खर्च नहीं कर रहे हो ना, आप तो कॉस्ट इनकर कर रहे हो। मतलब मैं बोल सकता हूँ जब मैं सेल करना चाहता हूँ क्रेडिट पे, ठीक है, क्रेडिट पे सेल करो या कैश पे सेल करो यार, ठीक है ना, जब भी सेल करते हैं तो उसको मुझे फाइनेंस करने के लिए, सेल करने के लिए मुझे कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट। तो कैश कॉस्ट मुझे कहता है, कैश कॉस्ट बेसिस कहता है कि तुम्हारा जो टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यही कॉस्ट तुम्हारा लगता है डेटर को फाइनेंस करने के लिए। मतलब अगर तुम चाहते हो कि सामान बेचो, कैश पे बेचो या क्रेडिट पे बेचो, तुम्हें ये पैसा चाहिए होगा, राइट। तुम्हें ये पैसा चाहिए होगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होगा। तुम्हें प्रॉफिट का पैसा नहीं चाहिए। तुम्हें अगर सेल करना है तो तुम्हें प्रॉफिट का पैसा क्यों चाहिए, तुम्हें तो कॉस्ट का पैसा चाहिए। कॉस्ट पे सामान बनाओ, बेच दो, उससे प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट का पैसा तुम्हें अभी नहीं चाहिए सेल करने के लिए, राइट। लेकिन टोटल अप्रोच मुझे कहता है कि नहीं, अगर तुम अभी सेल करना चाहते हो ना, कैश पे सेल करो या क्रेडिट पे सेल करो, तुम सेल करोगे तो तुम ये समझो कि सेल करने के लिए तुम्हें पूरा सेलिंग प्राइस का वैल्यू प्लस सेल का टोटल वैल्यू तुम्हारे पास होना चाहिए, तो ही तुम सेल कर पाओगे। ये कैसा बात हो गया, इसमें तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट भी आता है ना सेल के अंदर में। अगर टोटल अप्रोच चलते हैं तो टोटल अप्रोच बोलता है कि कॉस्ट भी लो और प्रॉफिट भी लो। आप समझो कि फाइनेंस करने के लिए, डेटर को फाइनेंस करने के लिए कॉस्ट भी चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए, राइट। तो ये एक अप्रोच है जो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार, हमें प्रॉफिट भी चाहिए, हमें कॉस्ट भी चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए, अगर मैं अपने डेटर को फाइनेंस करना चाहता हूँ। तो टोटल अप्रोच कहता है कि हम जब भी डेटर को क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं, डेटर को सामान बेचते हैं उधार में, तो उधार में जब सामान बेचते हैं ना, तो आप ऐसा समझो कि आप सेल वैल्यू उधार में दे रहे हो, ना कि कॉस्ट उधार में दे रहे हो। तो कॉस्ट और कैश कॉस्ट अप्रोच बोलता है, कैश कॉस्ट अप्रोच बोलता है कि जब भी आप सामान उधार में बेच रहे हो ना, तो आप ये अज्यूम करना कि आप सामान जो बेच रहे हो ना, वो कॉस्ट लग रहा है आपका, ठीक है। वहाँ पे सेलिंग वैल्यू नहीं लग रही है, यहाँ पे कॉस्ट लग रहा है, यहाँ पे सेलिंग वैल्यू लग रहा है, यहाँ पे कॉस्ट लग रहा है। बस यही एक बेसिक सा डिफरेंस है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन करवाया है, इस क्वेश्चन में मैंने टोटल